आज की फिल्म हमें एक ऐसे भविष्य की दुनिया में ले जाती है जहां इंसान अपनी यादों को सिर्फ याद नहीं करता बल्कि उन्हें दोबारा जी भी सकता है। लेकिन जब तकनीक इंसान के दिमाग से खेलने लगे तब असली और नकली जिंदगी के बीच की रेखा पूरी तरह मिट जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं 2017 की साइंस फिक्शन थ्रिलर फिल्म अदर लाइफ की पूरी कहानी। फिल्म की शुरुआत होती है एक महिला की नीली आंख के बेहद करीब आता है। अचानक स्क्रीन काली होने लगती है और फिर रंग बिरंगी आकृतियां बनते हुए हमें समुद्र के बीच बने एक खूबसूरत पुल तक ले जाती है। यहाँ हम मिलते हैं रेन अमारी और उसके छोटे भाई जेरेड से। रेन मुस्कुराकर अपने भाई से पूछती है, क्या तुम फिर से पानी में चलोगे? लेकिन जेरेड मना कर देता है और कहता है, क्या तुम हमेशा यहीं बैठी रहोगी? रेन हंसते हुए उसे स्विमिंग गॉगल्स और फ्लिपर्स दिखाती है। आखिरकार जेरेड मान जाता है और दोनों साफ नीले पानी में तैरने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे दोनों अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल जी रहे हों। लेकिन अगले ही पल सब कुछ बदल जाता है। रंग बिरंगी तस्वीरें फिर से स्क्रीन पर फैल जाती हैं और अचानक रेन अपनी आंखें खोलती है। अब वह किसी समुद्र किनारे नहीं बल्कि एक कमरे के फर्श पर बैठी होती है। उसकी दाईं आंख से काले रंग का एक अजीब सा तरल पदार्थ बह रहा होता है। उसके आसपास दर्जनों खाली आई ड्रॉपर पड़े होते हैं, जैसे उसने अभी अभी किसी दवा का बार बार इस्तेमाल किया हो। तभी सामने लगे एक डिजिटल टाइमर पर लिखा दिखाई देता है, अदर लाइफ लॉन्च होने में सिर्फ 6 दिन बाकी है। यहीं से समझ आता है कि अभी जो हमने देखा वह कोई याद नहीं थी बल्कि एक प्रयोग था। इसके बाद रेन एक सरकारी एजेंसी के इंटरव्यू में बैठी दिखाई देती है। 4 साल पहले अचानक तुम्हारा करियर क्यों रुक गया? रेन शांत आवाज में जवाब देती है, क्योंकि मेरे भाई के साथ एक हादसा हो गया था। लेकिन रेन तुरंत उसे रोकते हुए कहती है, नहीं, वह मरा नहीं था। यही पहली बार पता चलता है कि जेरेड जिंदा तो है लेकिन उसकी हालत सामान्य नहीं है। इसके बाद रेन अस्पताल पहुंचती है। वहां उसका भाई जेरेड पिछले कई सालों से कोमा में पड़ा हुआ है। रेन उसके सिर पर एक खास डिवाइस लगाती है जो उसके दिमाग की गतिविधियों को पढ़ सकती है। फिर अपनी उसी काली दवा की कुछ बूंदें उसकी आंख में डाल देती है। लेकिन अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है। अस्पताल से निकलते समय उसके पिता रॉबर्ट का फोन आता है। रेन फोन देखती है लेकिन बिना उठाए ही कॉल काट देती है। इसके बाद रेन अपनी कंपनी पहुंचती है जहां उसका सहकर्मी बायरन उसे बताता है कि कई टेस्टिंग अप्रूवल्स अभी भी उसके इंतजार में पड़े हैं। रेन बिना समय गंवाए फिर से अपनी मशीन का टेस्ट शुरू कर देती है। इस बार वह खुद एक नए अनुभव के अंदर जाती है। अचानक उसे महसूस होता है कि वह हजारों फीट की ऊंचाई से हवाई जहाज से छलांग लगा चुकी है। वह पैराशूट खोलती है। हवा उसके चेहरे से टकराती है। नीचे हरे भरे पहाड़ दिखाई देते हैं और सब कुछ इतना असली लगता है कि कोई भी इंसान यह पहचान ही नहीं सकता कि वह असल दुनिया में नहीं है। कुछ ही सेकंड बाद रेन अपनी आंखें खोलती है और वापस लैब में आ जाती है। यह पूरा अनुभव सिर्फ कुछ सेकंड का था लेकिन एहसास बिल्कुल असली था। दूसरी तरफ इंटरव्यू में अधिकारी बताते हैं कि रेन के पिता लगातार इस तकनीक का विरोध कर रहे हैं। उनका मानना है कि अगर कोई व्यक्ति इस तकनीक का ज्यादा इस्तेमाल करे तो उसे दौरे पड़ सकते हैं, दिमाग हमेशा के लिए खराब हो सकता है, यहाँ तक कि उसकी मौत भी हो सकती है। रेन इन खतरों से इनकार नहीं करती। वह कहती है, हर तकनीक का गलत इस्तेमाल खतरनाक हो सकता है लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तकनीक ही गलत है। इसके बाद रेन अपनी नई टेस्टिंग शुरू करती है। इस बार वह खुद को एक खूबसूरत पहाड़ी इलाके में पाती है। चारों तरफ हरियाली, ठंडी हवा, पक्षियों की आवाज और ऐसा लगता है जैसे यह उसकी जिंदगी का सबसे परफेक्ट दिन हो। रेन बताती है कि अदर लाइफ इंसान के दिमाग में पहले से मौजूद यादों और भावनाओं का इस्तेमाल करके एक नई दुनिया बना देता है, यानी हर व्यक्ति का अनुभव थोड़ा अलग हो सकता है। अब वह एक और एडवेंचर टेस्ट करती है, इस बार बर्फ से ढके पहाड़ों पर स्नोबोर्डिंग। शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल सही चलता है लेकिन अचानक जब दिन खत्म होता है तो रेन वापस उसी लकड़ी के केबिन में पहुंच जाती है जहां से उसने शुरुआत की थी। वह बाहर निकलती है, फिर वही रास्ता, वही पहाड़, वही घटनाएं, सब कुछ दोबारा शुरू हो जाता है। रेन समझ जाती है कि सिस्टम में कोई गंभीर गड़बड़ी हो गई है। वह बार बार उसी दिन को जीने लगती है। हर बार उसे लगता है कि अब शायद वह बाहर निकल जाएगी लेकिन हर बार वही दिन दोबारा शुरू हो जाता है। असल दुनिया में सिर्फ कुछ मिनट बीतते हैं लेकिन रेन उस वर्चुअल दुनिया में पूरे 6 दिन फंसी रहती है। आखिरकार बायरन सिस्टम बंद करके उसे बाहर निकालता है। बाहर आने के बाद भी रेन घबराई हुई होती है लेकिन हैरानी की बात यह है कि वह इस प्रोजेक्ट को रोकने के बजाय कहती है, मैं इस बग को ठीक कर दूंगी, क्योंकि उसे पूरा यकीन है कि यह तकनीक एक दिन दुनिया बदल सकती है। अगर आपको अब तक कहानी दिलचस्प लग रही है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और 2U वर्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके बाद कंपनी की एक बड़ी मीटिंग शुरू होती है जहां रेन का पार्टनर सैम निवेशकों के सामने अदर लाइफ का डेमो देता है। वह कहता है, सोचिए, अगर आपके पास छुट्टियों का समय नहीं है तब भी आप कुछ सेकंड में पूरी दुनिया घूम सकते हैं। अगर आपके पास सिर्फ लंच ब्रेक है तब भी आप पहाड़ों की ट्रैकिंग कर सकते हैं या समुद्र की गहराइयों में डाइव लगा सकते हैं। सैम दावा करता है कि अदर लाइफ इंसान की जिंदगी में सालों के बराबर अनुभव जोड़ सकता है बिना उसकी असली उम्र बढ़ाए। निवेशक उसकी बातों से काफी प्रभावित दिखाई देते हैं। अब कंपनी के अंदर मीटिंग खत्म हो चुकी है। सैम और रेन अकेले बात कर रहे हैं। सैम चाहता है कि अब कंपनी सिर्फ रिसर्च पर नहीं बल्कि बिजनेस पर ध्यान दे। उसकी नजर में अदर लाइफ सिर्फ एक खोज नहीं बल्कि अरबों की कमाई करने वाला प्रोडक्ट है। लेकिन रेन का सपना बिल्कुल अलग है। वह इस तकनीक का इस्तेमाल लोगों की मदद करने के लिए करना चाहती है, खासकर अपने कोमा में पड़े भाई जेरेड को बचाने के लिए। दोनों के बीच सोच का यह फर्क धीरे धीरे एक बड़ी लड़ाई की शुरुआत बन जाता है। मीटिंग खत्म होते ही रेन बाहर निकलती है। वहाँ उसका बॉयफ्रेंड डैनी उसका इंतजार कर रहा होता है। आज दोनों की डेट थी लेकिन हमेशा की तरह रेन अपने काम में इतनी व्यस्त हो जाती है कि वह डेट पूरी तरह भूल जाती है। डैनी थोड़ा नाराज
जरूर होता है, लेकिन रेन सिर्फ माफी मांगकर फिर से लैब की तरफ चली जाती है। यहीं से समझ आता है कि उसके लिए इस समय दुनिया में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सिर्फ उसका रिसर्च है। उधर लैब में रेन और उसका साथी बायरन रात भर जागकर स्नोबोर्डिंग वाले बग को ठीक करने में लगे रहते हैं। कई घंटों की मेहनत के बाद आखिरकार रेन को कोड में गलती मिल जाती है। वह खुद फिर से टेस्ट करती है। इस बार सब कुछ बिल्कुल सही चलता है, न कोई लूप, न कोई गड़बड़ी, न कोई फंसने का डर। रेन राहत की सांस लेती है। उसे लगता है कि अब लॉन्च में कोई समस्या नहीं आएगी। काम खत्म होने के बाद बायरन मजाक में पूछता है, वैसे तुमने अब तक कुल कितने टेस्ट किए हैं? रेन आराम से जवाब देती है, 482। यह सुनकर बायरन हैरान रह जाता है। अगर हर टेस्ट में उसने कई घंटे या दिन बिताए हैं तो असली दुनिया के हिसाब से रेन अपनी जिंदगी के कई साल सिर्फ वर्चुअल दुनिया में जी चुकी है। यानी उसका दिमाग उन अनुभवों को सच मान चुका है। तभी डैनी ऑफिस आता है। वह सैम की तरफ से एक रिपोर्ट लेकर आया है। रिपोर्ट का विषय है अदर लाइफ के लंबे समय तक इस्तेमाल के दुष्प्रभाव। रेन हैरान रह जाती है क्योंकि उसे इस रिपोर्ट के बारे में पहले से कुछ भी नहीं बताया गया था। उसे महसूस होने लगता है कि सैम उससे कई बातें छिपा रहा है। रात काफी हो चुकी है। बायरन और डैनी दोनों ड्रिंक पर चले जाते हैं, लेकिन रेन फिर भी ऑफिस में अकेली रह जाती है। वह फिर से वही पुराना स्विमिंग एक्सपीरियंस शुरू करती है, जिसमें वह अपने भाई जेरेड के साथ समुद्र में तैरती है। लेकिन जैसे ही एक्सपीरियंस खत्म होता है, वह फिर उसी कमरे में जागती है। चारों तरफ दर्जनों खाली ड्रॉपर पड़े हुए होते हैं। टेस्ट नंबर 340 अभी भी सफलता नहीं मिली। मतलब वह अपने भाई को जगाने की कोशिश पिछले कई महीनों से लगातार कर रही है। इंटरव्यू में अधिकारी अब एक नया सवाल पूछते हैं। वे कहते हैं, अगर यह तकनीक यादें बदल सकती है तो कोई भी इंसान किसी के दिमाग में झूठी बातें डाल सकता है। क्या यह नैतिक रूप से सही है? रेन जवाब देती है, मेरा उद्देश्य किसी के दिमाग से खेलना नहीं है। मैं सिर्फ लोगों को एक दूसरा मौका देना चाहती हूँ। अगले दिन रेन फिर अस्पताल पहुंचती है। वह अपने भाई जेरेड पर एक और टेस्ट करती है। इस बार जैसे ही दवा उसकी आंख में जाती है, अचानक उसकी पलक हल्की सी हिलती है। रेन की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उसे लगता है शायद इस बार एक्सपीरियंस ने असर किया है। लेकिन तभी एक नर्स वहां आ जाती है। रेन जल्दी से अपना पूरा उपकरण छिपा देती है। नर्स मुस्कुराकर कहती है, ऐसे छोटे छोटे मूवमेंट कभी कभी अपने आप भी हो जाते हैं। रेन की सारी उम्मीद फिर टूट जाती है। वह उदास होकर घर लौटती है। रात को उसके पिता रॉबर्ट की तरफ से एक ईमेल आता है। ईमेल पढ़ते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसमें लिखा होता है, अब समय आ गया है कि जेरेड की लाइफ सपोर्ट मशीन हटा दी जाए। रेन तुरंत अगले दिन अपने पिता से मिलने कॉलेज पहुंचती है, जहां रॉबर्ट प्रोफेसर हैं। दोनों के बीच लंबी बहस शुरू हो जाती है। रॉबर्ट कहते हैं 4 साल हो गए हैं, अब उसे तकलीफ देने का कोई मतलब नहीं। लेकिन रेन मानने को तैयार नहीं। वह कहती है, अगर उसका दिमाग अभी भी अंदर कहीं जाग रहा हो तो, अगर उसे सिर्फ बाहर आने का रास्ता चाहिए तो। रॉबर्ट शांत आवाज में कहते हैं, दिमाग कोई कंप्यूटर नहीं है जिसका खराब कोड ठीक करके सब कुछ सही कर दिया जाए। फिर वह एक ऐसी बात कहते हैं जो रेन को अंदर तक तोड़ देती है, अगर तुमने मेरा साथ नहीं दिया तो भी मैं अकेले फैसला लेकर लाइफ सपोर्ट हटवा दूंगा। रेन बिना कुछ बोले वहां से चली जाती है। अब उसके सामने समय बहुत कम बचा है। अगर वह जल्दी अपने भाई को नहीं बचा पाई तो शायद हमेशा के लिए उसे खो देगी। ऑफिस पहुंचते ही उसका गुस्सा साफ दिखाई देता है। वह अपनी सहकर्मी कैस से कहती है कि उसके सारे रिसर्च डेटा सिस्टम से निकालने में मदद करे। उधर सैम और बायरन एक दूसरी समस्या पर बात कर रहे होते हैं। उन्हें पता चलता है कि रेन जितने टेस्ट रिपोर्ट में दिखा रही है, असल में उससे कहीं ज्यादा नैनाइट्स इस्तेमाल हो रहे हैं। मतलब वह कंपनी से कुछ छिपा रही है। दोनों उससे पूछते हैं कि आखिर वह कौन सा सीक्रेट एक्सपीरियंस चला रही है, लेकिन रेन कोई जवाब नहीं देती। अब ऑफिस में सिर्फ सैम और रेन रह जाते हैं। यहीं सैम पहली बार अपना असली प्लान सामने रखता है। वह कहता है, सोचो अगर किसी अपराधी को जेल भेजने के बजाय उसे अदर लाइफ के अंदर 1 साल की सजा दे दी जाए। असल दुनिया में सिर्फ 1 मिनट गुजरेगा, लेकिन उसके दिमाग को लगेगा कि उसने पूरा 1 साल जेल में बिताया है। सैम की नजर में यह दुनिया की सबसे बड़ी क्रांति होगी। सरकारें इसे हाथों हाथ खरीद लेंगी। लेकिन रेन गुस्से में कहती है, मैंने यह तकनीक लोगों की जिंदगी बचाने के लिए बनाई थी, उन्हें मानसिक कैदी बनाने के लिए नहीं। दोनों के बीच बहस इतनी बढ़ जाती है कि सैम चिल्लाकर कहता है, अगर कंपनी में रहना है तो वही करो जो मैं कह रहा हूँ। रेन गुस्से में ऑफिस छोड़ देती है। उसे अब समझ आ चुका है कि उसकी अपनी खोज अब उसके हाथों से निकलती जा रही है। अगर आपको अभी तक कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आपने अभी तक 2U चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। ऑफिस के बाहर डैनी उसका इंतजार कर रहा होता है। वह रेन को शांत करने की कोशिश करता है। इस बार रेन भी अपने काम से थोड़ा दूर जाना चाहती है। दोनों साथ निकल जाते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ रात बिताते हैं। इसके बाद रेन डैनी से कहती है, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। वह अपना अदर लाइफ सिस्टम निकालती है और डैनी को स्नोबोर्डिंग वाला एक्सपीरियंस दिखाती है। कुछ ही सेकंड में डैनी खुद को बर्फ से ढके पहाड़ों पर पाता है। तेज ठंडी हवा, चारों तरफ सफेद बर्फ और नीचे फिसलता हुआ उसका शरीर, सब कुछ इतना असली लगता है कि वह हैरान रह जाता है। कुछ देर बाद जब वह वापस आता है तो उसकी सांसें तेज चल रही होती हैं। वह मुस्कुराते हुए कहता है, यकीन ही नहीं होता कि ये सब नकली था। रेन जवाब देती है, दिमाग के लिए हर याद सिर्फ केमिकल्स का एक पैटर्न होती है। अगर वही पैटर्न दोबारा बना दिया जाए तो दिमाग उसे असली मान लेता है। यही अदर लाइफ का सबसे बड़ा रहस्य था। रेन किसी काम से अपना फोन देखने लगती है। उधर डैनी की नजर उसके बैग में रखे एक दूसरे आई ड्रॉपर पर पड़ती है। उसे लगता है कि यह भी उसी स्नोबोर्डिंग वाले एक्सपीरियंस का दूसरा वर्जन होगा। बिना कुछ पूछे वह ड्रॉपर उठाता है और अपनी आंख में डाल लेता है। लेकिन यह वही एक्सपीरियंस नहीं था। यह रेन का सबसे खास और सबसे खतरनाक प्रयोग था जो
उसने सिर्फ अपने भाई जेरेड के लिए बनाया था। अचानक डैनी का शरीर जोर जोर से कांपने लगता है, उसके हाथ पैर अकड़ जाते हैं। दूसरे दिन फिल्म फिर से इंटरव्यू वाले दृश्य में लौटती है। अधिकारी रेन से पूछता है, तुम्हारी सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा क्या है? लेकिन इस बार भी रेन कोई जवाब नहीं देती, शायद इसीलिए क्योंकि अब उसका सपना ही बिखरता हुआ दिखाई दे रहा था। अब सैम अपना असली खेल शुरू करता है। वह रेन के सामने एक समझौता रखता है, अगर यह मामला कोर्ट तक गया तो कंपनी भी खत्म हो जाएगी और रेन भी कई सालों के लिए जेल जा सकती है। लेकिन अगर वह सरकार के लिए एक प्रयोग करने को तैयार हो जाए तो केस यहीं खत्म हो जाएगा। यह प्रयोग क्या था? रेन को खुद अदर लाइफ के अंदर 1 साल की जेल की सजा काटनी होगी। असल दुनिया में यह सिर्फ 1 मिनट चलेगा, लेकिन उसके दिमाग को लगेगा कि उसने पूरे 365 दिन में बिताए। यानी वही तकनीक जिसका रेन ने सबसे ज्यादा विरोध किया था, अब उसी का पहला शिकार खुद रेन बनने वाली थी। वह आखिरी बार बायरन से पूछती है, क्या तुमने सिस्टम पूरी तरह चेक कर लिया है? बायरन धीरे से सिर हिला देता है। कुछ ही सेकंड बाद रेन की आंख में वही काला लिक्विड डाला जाता है और वह बेहोश हो जाती है। जब वह आंखें खोलती है तो खुद को एक छोटे से कमरे में पाती है। यह कमरा किसी जेल की कोठरी जैसा दिखता है। अंदर सिर्फ एक पतला गद्दा, एक टॉयलेट, एक छोटा टैबलेट, एक पेन और खाने पीने का सामान देने के लिए दीवार में एक छोटा सा दरवाजा। सामने लगी डिजिटल स्क्रीन पर सिर्फ एक नंबर चमक रहा होता है, 001 यानी पहला। रेन पहले तो सोचती है कि बस कुछ देर की बात है, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि अब यही उसकी दुनिया है। वह रोज एक्सरसाइज करती है, अपने टैबलेट में नोट्स लिखती है और खुद को व्यस्त रखने की कोशिश करती है। लेकिन फिर अचानक कमरे की लाइट लाल हो जाती है, सब कुछ रीसेट हो जाता है। डिजिटल स्क्रीन पर नया नंबर आता है, 002। दूसरा दिन शुरू हो चुका था। अब हर दिन बिल्कुल एक जैसा गुजरता है, सुबह, खाना, अकेलापन और फिर रात। किसी इंसान से बात करने वाला भी कोई नहीं। रेन धीरे धीरे मानसिक रूप से टूटने लगती है। 5वें दिन उसे अपने भाई जेरेड की याद आने लगती है। समय बीतता रहता है, दिन, हफ्ते और फिर महीने। अपने दिमाग को बचाए रखने के लिए रेन कोमा से जागे लोगों के बारे में पढ़ना शुरू करती है। वह अलग अलग केस स्टडी लिखती है, सोचती है अगर कोई रास्ता मिल जाए तो शायद वह अपने भाई को बचा सके। लेकिन अकेलापन इंसान के दिमाग के साथ क्या कर सकता है, यह अब उसके चेहरे पर साफ दिखाई देने लगा था। आखिरकार 365वां दिन आ जाता है। रेन मुस्कुराती है, उसे लगता है अब सब खत्म होने वाला है। वह दरवाजे की तरफ देखती है, लाइट फिर से लाल होती है, लेकिन अगले ही पल स्क्रीन पर जो नंबर आता है उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। 001 फिर से पहला दिन। रेन चीख उठती है, वह समझ जाती है कि सिस्टम ने उसे बाहर नहीं निकाला, वह अभी भी इसी जेल के अंदर फंसी हुई है। गुस्से में वह पूरा कमरा तोड़ना शुरू कर देती है, दीवारें पीटती है, सामान फेंक देती है, लेकिन बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता। अब उसे यकीन होने लगता है कि शायद वह कभी इस दुनिया से बाहर नहीं जा पाएगी। अगर आपको अभी तक कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल टू यू वर्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। कुछ देर बाद जब रेन पूरी तरह थककर जमीन पर लेटी होती है, तभी उसे कहीं दूर से हवा चलने की आवाज सुनाई देती है। रेन धीरे धीरे उस छोटे से खाने वाले हैच की तरफ बढ़ती है। वह उसे जोर लगाकर खींचती है। अचानक पीछे लगी एक प्लास्टिक की शीट फट जाती है। रेन हैरान रह जाती है क्योंकि उसके सामने जो दुनिया थी वह उस छोटी जेल से बिल्कुल अलग थी। वह बाहर निकलती है और देखती है कि उसकी पूरी जेल सिर्फ प्लास्टिक की दीवारों से बना एक सेट थी। चारों तरफ उसी तरह की कई नकली कोठरियां खड़ी थी। एक तरफ खाने पीने का सामान रखा था, दूसरी तरफ कंट्रोल रूम था जहाँ से पूरी जेल को मॉनिटर किया जा रहा था। उसी समय एक सिक्योरिटी गार्ड वापस आता है। जैसे ही उसकी नजर रेन पर पड़ती है वह चौंक जाता है, लेकिन रेन उससे पहले ही उसकी चाबी छीन लेती है, उसका जैकेट पहनती है और बाहर की तरफ भाग जाती है। कुछ ही देर में वह एक ट्रक चुराकर वहां से निकल जाती है। काफी दूर जाने के बाद रेन सड़क किनारे ट्रक छोड़ देती है। अब वह पहली बार खुले आसमान के नीचे खड़ी होती है। चारों तरफ सिर्फ एक ही विज्ञापन दिखाई देता है, अदर लाइफ। रेन यह देखकर हैरान रह जाती है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर उसकी कंपनी इतनी जल्दी इतनी बड़ी कैसे बन गई। सबसे पहले वह अस्पताल में फोन करती है ताकि अपने भाई जेरेड का हाल जान सके, लेकिन उसे कोई साफ जानकारी नहीं मिलती। घबराई हुई रेन सीधे अपनी कंपनी पहुंचती है, लेकिन वहां पहुंचकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पूरा ऑफिस खाली पड़ा था, न कोई कर्मचारी, न कोई लैब, जैसे यहाँ कभी कोई काम हुआ ही न हो। रेन नए कपड़े खरीदती है ताकि लोग उसे पहचान न सके। तभी उसकी नजर एक मैगजीन पर पड़ती है। कवर पेज पर सिर्फ सैम की तस्वीर छपी होती है और नीचे लिखा होता है अदर लाइफ का महान निर्माता। अब रेन पुलिस स्टेशन पहुंचती है। वह पूरी कहानी बताती है, लेकिन पुलिस के रिकॉर्ड कुछ और ही कहते हैं। उनके अनुसार 1 साल पहले रेन अचानक गायब हो गई थी। उसके पिता ने उसकी मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, लेकिन कुछ समय बाद रिकॉर्ड में यह भी दर्ज है कि रेन इटली में रह रही है। रेन हैरान रह जाती है। वह कहती है, मैं कभी इटली गई ही नहीं, लेकिन पुलिस के पास सारे सरकारी दस्तावेज मौजूद थे, यानी किसी ने उसकी पूरी पहचान बदल दी थी। रेन पुलिस को उस जेल तक ले जाती है जहां वह कैद थी, लेकिन वहां पहुंचने पर कुछ भी नहीं मिलता। पूरा सेट हटाया जा चुका था। ऐसा लगता था जैसे वह जगह कभी थी ही नहीं। इसके बाद रेन अपने पुराने अपार्टमेंट पहुंचती है, लेकिन वहां कोई दूसरा व्यक्ति रह रहा होता है। बिल्डिंग का मैनेजर भी उसे अंदर जाने नहीं देता, क्योंकि रिकॉर्ड के अनुसार रेन ने 1 साल
पहले अपना घर छोड़ दिया था। रेन की जिंदगी का हर सबूत धीरे धीरे उससे छिन चुका था। उसी समय सैम वहाँ पहुँच जाता है। वह बड़ी मासूमियत से कहता है, जैसे ही मुझे पता चला कि तुम वापस आ गई हो, मैं तुरंत तुम्हें लेने चला आया। लेकिन अब रेन उसकी एक भी बात पर भरोसा नहीं करती। वह किसी तरह वहाँ से छिपकर निकल जाती। अब उसे सिर्फ एक इंसान पर भरोसा था, उसकी दोस्त कैस। कैस उसे अपने घर ले जाती है, उसे खाना खिलाती है और आराम करने देती है। यही रेन को कई चौंकाने वाली बातें पता चलती हैं। कैस बताती है कि कंपनी में सबको यही बताया गया था कि रेन ने अपने सारे शेयर बेच दिए और हमेशा के लिए इटली चली गई। लेकिन इससे भी बड़ा झटका अभी बाकी था। कैस रेन को बताती है कि डैनी मरा नहीं था। रेन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता जब वह सामने से डैनी को अपनी तरफ इबॉर्सस आते हुए देखती है। जिस इंसान को वह मर चुका समझ रही थी, वह बिल्कुल जिंदा था। कुछ देर बाद रेन, डैनी और कैस तीनों एक रेस्टोरेंट में बैठते हैं। डैनी अपने अनुभव के बारे में बताता है। वह कहता है, जब उसने रेन वाला एक्सपेरिमेंट इस्तेमाल किया तो उसे लगा कि वह सचमुच समुद्र में डूब रहा है। उसे सांस नहीं आ रही थी। वह जितना बाहर निकलने की कोशिश करता, उतना ही गहराई में डूबता चला जाता। जब उसकी आंख खुली तो वह अस्पताल में था। वह कहता है कि अदर लाइफ अब पूरी दुनिया में लॉन्च हो चुका है और सबसे ज्यादा सफलता मिली है वर्चुअल जेल वाले सिस्टम को। जिस चीज का उसने सबसे ज्यादा विरोध किया था, आज वही कंपनी की सबसे बड़ी सफलता बन चुकी थी। अब रेन फैसला करती है कि वह सच्चाई सामने लाकर रहेगी। असल में अदर लाइफ की मूल तकनीक उसके पिता के रिसर्च पर आधारित थी। उसके पिता ने यह पेटेंट इसलिए कभी इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि उन्हें यह तकनीक खतरनाक लगती थी। लेकिन रेन ने चुपके से वही पेटेंट अपने नाम रजिस्टर करवा लिया था। अब उसी पेटेंट पर सैम कब्जा कर चुका था। तीनों एक प्लान बनाते हैं। कैस अपना आईडी कार्ड रेन को देती है। उसकी मदद से रेन और डैनी चुपके से अदर लाइफ कंपनी के अंदर घुस जाते हैं। दोनों सीधे बायरन के ऑफिस पहुंचते हैं। डैनी बाहर निगरानी करता है और रेन कंप्यूटर में अपना पुराना डेटा ढूंढने लगती है। कुछ देर बाद उसे अपनी हार्ड ड्राइव मिल जाती है। उसमें उसके सारे ओरिजिनल रिसर्च मौजूद थे। लेकिन तभी बायरन वहां पहुंच जाता है। वह तुरंत सिक्योरिटी को सूचना देने की कोशिश करता है। रेन मजबूर होकर उसे जोर से मुक्का मार देती है। बायरन जमीन पर गिर पड़ता है। रेन और डैनी हार्ड ड्राइव लेकर वहां से भाग निकलते हैं। दोनों तो बच जाते हैं, लेकिन कैस पकड़ी जाती है। रात काफी हो चुकी होती है। घर पहुंचने पर उन्हें रॉबर्ट नहीं मिलते। रेन सीधे लैब में जाकर मशीन तैयार करने लगती है। पूरी रात काम करते करते वह वहीं सो जाती है। अगली सुबह रेन और डैनी साथ बैठकर नाश्ता करते हैं। काफी दिनों बाद दोनों को कुछ शांति महसूस होती है। अभी 2U वर्स चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। उसी समय रेन फिर से अपनी आंख खोलती है और कैमरा उसकी उसी नीली आंख पर झूम करता है जिससे पूरी फिल्म की शुरुआत हुई थी। क्या यह सिर्फ एक सामान्य सुबह थी? रेन अभी भी किसी अदर लाइफ सिमुलेशन के अंदर फंसी हुई थी। सुबह सुबह रेन अपने पिता रॉबर्ट से मिलती है। रॉबर्ट उसे देखकर हैरान नहीं होते, बल्कि ऐसा लगता है जैसे उन्हें पहले से पता था कि रेन यहाँ आएगी। रेन तुरंत उन्हें पूरी कहानी सुनाती है। वह बताती है कि सैम ने उसका रिसर्च चुरा लिया। अब रेन अपने पुराने प्रोटोटाइप को चालू करती है। वह रॉबर्ट को अपने सबसे गुप्त प्रयोग के बारे में बताती है। वह कहती है, जब डैनी ने मेरा एक्सपीरियंस इस्तेमाल किया था तो उसने वही देखा जो उसका अपना दिमाग देखना चाहता था। रेन समझाती है कि उसका प्रोग्राम सिर्फ यादें दिखाता नहीं था, बल्कि इंसान के अवचेतन मन के हिसाब से अलग अलग रास्ते भी बनाता था। रॉबर्ट कहते हैं, अगर सैम इस तकनीक का इस्तेमाल करता रहा तो एक दिन वह लोगों के दिमाग पर नियंत्रण करना शुरू कर देगा। वह फैसला करते हैं कि सरकारी एजेंसी में शिकायत करेंगे ताकि कंपनी की जांच शुरू हो जाए। रेन तुरंत अस्पताल पहुंचती है। वह अपने भाई जेरेड के पास बैठती है। आंखों में आंसू हैं, लेकिन दिल में उम्मीद अभी भी बाकी है। वह धीरे से अदर लाइफ की आखिरी ड्रॉप उसके भाई की आंख में डाल देती है। कुछ पल तक कुछ भी नहीं होता। फिर अचानक जेरेड अपनी आंखें खोल देता है। रेन खुशी से रोने लगती है। उसे लगता है कि उसकी सालों की मेहनत आखिरकार सफल हो गई। लेकिन अगले ही पल जेरेड का पूरा शरीर बुरी तरह कांपने लगता है। उसे तेज दौरे पड़ने लगते हैं। मशीनें लगातार अलार्म बजाने लगती हैं। फिर कांपते हुए हाथों से वह खुद लाइफ सपोर्ट मशीन का प्लग निकाल देती है। कमरे में अचानक सन्नाटा छा जाता है। सालों से जिस भाई को बचाने के लिए वह सब कुछ कर रही थी, आज उसी को उसने अपने हाथों से हमेशा के लिए विदा कर दिया। यह पूरी फिल्म का सबसे भावुक पल बन जाता है। रात हो चुकी है। रेन अब भी अस्पताल में अपने भाई के पास बैठी होती है। तभी सैम वहां आ जाता है। वह रेन से कहता है, तुम्हारे भाई ने जागने के बजाय अपने सपनों की दुनिया में रहना चुना। रेन उसकी बात सुनती है, लेकिन तभी उसके सामने सब कुछ बदलने लगता है। अस्पताल की दीवारें गायब होने लगती हैं, आवाजें टूटने लगती हैं, चारों तरफ अजीब सी चमक दिखाई देने लगती है। अचानक रेन खुद को फिर से उसी समुद्र किनारे पाती है जहां फिल्म की शुरुआत हुई थी। इस बार वह बिल्कुल अकेली होती है। अब उसे समझ आ जाता है कि यह अस्पताल, उसका भाई और पिछले कई घंटे सब कुछ एक और अदर लाइफ सिमुलेशन था। यानी वह अभी तक असली दुनिया में लौटी ही नहीं थी। रेन धीरे धीरे समुद्र की तरफ बढ़ती है। लहरें उसके पैरों से टकराती हैं। वह पानी के अंदर चली जाती है। अचानक पूरा समुद्र लाल रंग में बदलने लगता है। चारों तरफ अजीब आवाजें गूंजने लगती हैं और अगले ही पल रेन की आंख खुल जाती है। इस बार वह सचमुच टेस्टिंग लैब में होती है। सामने सैम, बायरन और सरकारी अधिकारी खड़े होते हैं। रेन गुस्से में उठती है और बिना कुछ सोचे सैम के चेहरे पर जोरदार मुक्का मार देती है। फिर वह सिस्टम का पूरा रिकॉर्ड मिटाने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ देर बाद वह खुद को शांत कर लेती है। अब उसे एहसास हो चुका था कि अगर इस तकनीक का गलत इस्तेमाल हुआ तो यह पूरी दुनिया के लिए खतरा बन जाएगी। इसके बाद इंटरव्यू का आखिरी सवाल फिर से पूछा जाता है। अधिकारी पूछते हैं, तुम इस तकनीक से आखिर चाहती क्या हो? इस बार रेन
मुस्कुराते हुए जवाब देती है, मैं लोगों को ऐसी जिंदगी का एक मौका देना चाहती हूँ जिसे शायद वे कभी असल दुनिया में जी ही न पाते। उसका जवाब सुनकर सरकारी टीम इस तकनीक को सार्वजनिक इस्तेमाल की मंजूरी दे देती है। कुछ समय बाद रेन सैम से मिलती है। वह कहती है, मैं कंपनी छोड़ना चाहती हूँ, मैं सिर्फ रिसर्च करना चाहती हूँ, लेकिन पेटेंट मेरे पास रहेगा। यह सुनते ही सैम गुस्से से भर जाता है। जैसे ही रेन बाहर निकलती है, वह गुस्से में अपने ऑफिस का सामान फेंक देता है। यहीं से साफ हो जाता है कि यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। इसके बाद फिल्म हमें डैनी के अंतिम संस्कार में ले जाती है। यहीं असली सच्चाई सामने आती है। जिस भविष्य की कल्पना रेन ने की थी वह सिर्फ एक सिमुलेशन था। असल दुनिया में डैनी उस हादसे के बाद बच नहीं पाया था। कुछ समय बाद सैम रेन को फोन करता है। वह कहता है, तुम्हें कुछ दिखाना है, अभी ऑफिस। रेन वहां पहुंचती है। ऑफिस लगभग खाली हो चुका होता है। सैम और बायरन उसके जेल वाले एक्सपीरियंस की रिकॉर्डिंग देख रहे होते हैं। दोनों बेहद उत्साहित होते हैं क्योंकि रेन ने उस जेल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लिया था। उनकी नजर में यह अब एक नया मनोरंजन अनुभव बन सकता था। लोग पैसे देकर इस रोमांच का मजा लेना चाहेंगे, लेकिन रेन इस बार साफ मना कर देती है। वह कहती है, मैं इस तकनीक को अब और आगे नहीं बढ़ने दूंगी। रेन जैसे ही जाने लगती है, सैम अपना असली चेहरा दिखा देता है। वह बायरन को आदेश देता है कि रेन को दोबारा उसी जेल वाले एक्सपीरियंस में भेज दिया जाए। शुरुआत में बायरन मना कर देता है, लेकिन सैम उसे मजबूर कर देता है। कुछ ही सेकंड में रेन फिर से उसी वर्चुअल जेल में पहुंच जाती है, लेकिन इस बार वह पहले जैसी नहीं थी। उसे पहले से पता था कि यह दुनिया नकली है। वह अपने डर पर काबू रखती है, हर दिन को समझदारी से जीती है और सही समय पर अपने दिमाग को खुद ही उस सिमुलेशन से बाहर निकाल लेती है। जैसे ही उसकी आंख खुलती है, रेन बिना समय गंवाए सैम को पकड़ लेती है और उसी मशीन में डाल देती है। अब सैम वही सजा भुगतने वाला था जो उसने रेन को दी थी। रेन और बायरन दोनों बाहर खड़े होकर स्क्रीन देखते रहते हैं। सिस्टम में एक एक करके दिन गुजरने लगते हैं। दिन 1, दिन 50, दिन 150, दिन 365, लेकिन रेन तुरंत उसे बाहर नहीं निकालती। वह एक दिन और इंतजार करती है, ठीक वैसे ही जैसे उसके साथ हुआ था। आखिरकार सैम को बाहर निकाला जाता है। वह पूरी तरह टूट चुका होता है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। फिल्म के आखिरी दृश्य में रेन अपने पिता के साथ अस्पताल जाती है। दोनों मिलकर जेरेड को याद करते हैं। अब रेन आखिरकार अपने भाई को खोने की सच्चाई स्वीकार कर चुकी थी। इसके बाद वह उसी समुद्र के पुल पर पहुंचती है जहां कभी वह अपने भाई के साथ तैरा करती थी। वह शांत समुद्र की तरफ देखती है। अब उसके चेहरे पर दुख तो है, लेकिन पछतावा नहीं। उसे समझ आ चुका है कि कुछ यादों को बदला नहीं जा सकता, सिर्फ स्वीकार किया जा सकता है। और इसी भावुक दृश्य के साथ अदर लाइफ की कहानी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। अगर आपको अदर लाइफ की यह पूरी हिंदी मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और अगर आप ऐसी ही माइंड बेंडिंग, साई-फाई, मिस्ट्री और थ्रिलर मूवीज की आसान हिंदी में पूरी कहानी देखना चाहते हैं तो अभी 2U चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, अगर आपको मौका मिले तो क्या आप अदर लाइफ जैसी तकनीक का इस्तेमाल करना चाहेंगे, या फिर आपको लगता है कि ऐसी तकनीक इंसानों के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। आपकी राय जानना हमें बेहद पसंद आएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली शानदार मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।